हे एवरीवन, तो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में आयुर्वेदा के बेसिक्स को देखा था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आयुर्वेदा का मतलब क्या होता है। हमने देखा था आयुर्वेद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आयु और वेद। आयु का मतलब होता है लाइफ, वेद का मतलब होता है नॉलेज, यानी कि द साइंस विच डील्स विद द नॉलेज ऑफ लाइफ, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, आयुर्वेद की हमने परिभाषा भी देखी थी। ठीक है, हिताहितम सुख दुखम आश्रितस्य मानव च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद उच्यते। ठीक है, यानी कि जिस शास्त्र में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु और इस आयु का मान का वर्णन किया गया है, उसे हम क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। इसके अलावा हमने आयुर्वेद का प्रयोजन यानी कि आयुर्वेद का एम देखा था। आयुर्वेद के मुख्य दो प्रयोजन है। पहला क्या है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। और दूसरा क्या है, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अगर मान लो किसी को किसी न किसी प्रकार का रोग हो गया है तो उसके विकारों को दूर करना। तो ये दो मुख्य प्रयोजन है किसके, आयुर्वेद के। उसके बाद में आपको जब मेन आचार्य पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मेरा ये जो माइक है वो धोखा दे गया है ना। मेरा ये जो माइक है वो क्या कर गया, धोखा दे गया और बंद हो गया, है ना। आपने भी देखा होगा, कई सारे स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट भी कर रहे थे कि सर लास्ट में आपकी वॉइस ही नहीं आ रही थी। तो उसका कारण ये था कि मेरा माइक क्या हो गया था, पूरा इसके बैटरी पूरी डिस हो गई थी। ठीक है, जिस कारण वॉइस ही नहीं आ पा रही थी। तो कोई ना, उसको मैं अलग से करीबन वो 5-10 मिनट का लेक्चर होने वाला है ना, जहां पर मैं आपको मेन आचार्य बताऊंगा जो भी आयुर्वेदा के। ठीक है, और उसके बाद एक और वहां पर टॉपिक है विच इज रेगुलेटरी बॉडी ऑफ आयुर्वेदा। आप सभी को पता है एनसीआईएसएम रेगुलेटरी बॉडी है आयुर्वेदा की। ठीक है, तो उसको मैं 5-10 मिनट में कवर कर दूंगा और आज रात में उस लेक्चर को भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, नाउ आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत, यानी कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। अगर इसी को हम इंग्लिश में बोले तो क्या बोल देंगे हम, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको आयुर्वेद के बेसिक्स में भी मान लीजिए। और यही जो है, इसी नाम से आपका क्रिया शरीर का जो सब्जेक्ट है, आपका क्रिया शरीर का जो सब्जेक्ट है क्रिया शरीर का जो सब्जेक्ट है ना, यानी कि फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है आपका, तो उसमें आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत के नाम से आपका एक चैप्टर भी है। इस चैप्टर से 5 मार्क्स का भी आ जाता है ना। 5 मार्क्स का आएगा तो दोष और पंच महाभूत में क्या संबंध है, तो वहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या धातुओं या पंच महाभूत से क्या संबंध है, तो वहां से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत जो है, यहाँ से आपका आयुर्वेदा में बेसिक भी बनेगा और साथ में इसी नाम से आपका क्रिया शरीर में एक चैप्टर भी है। ठीक है, तो एग्जाम में यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकता है ना, और यहाँ से 5 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है, 5 नंबर का एक तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से आएगा, आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, बाकी हम देखेंगे। ठीक है, तो 5 मार्क्स से यहाँ पर एक तो इस तरह से पूछ लेगा, जैसे कि यहाँ पर एक श्लोक देखने को मिलेगा आपको, आगे हम देखेंगे। एक श्लोक देखने को मिलेगा जो जो क्या है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, मल मूलम ही शरीरम, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, इस तरह से आपको एक श्लोक देखने को मिलेगा। तो 5 नंबर का इस श्लोक से क्वेश्चन आ जाता है कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, इसे आप एक्सप्लेन कीजिए, इसकी आप व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आ जाता है ना। और जैसे कि मैंने आपको बताया, दोष और पंच महाभूत के बीच में क्या रिलेशनशिप है ना, धातु और पंच महाभूत के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मल और पंच महाभूत के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर की मैंने आपको पहले इंपॉर्टेंस बता दी। ठीक, तो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनका यहाँ से आपका जो बेसिक आयुर्वेदा का वो भी एक तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे ही कॉलेज में जाएंगे तो आप दोष, पंच महाभूत, धातु, मल, अग्नि ये खूब सुनेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि दोष क्या होता है, धातु क्या होती है, मल क्या होती है। इन्हें दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, यानी कि दोष धातु और मल को शरीर का मूल क्यों कहा गया है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो, आप अगर आयुर्वेदा विंग्स के स्टूडेंट हो और अगर आपका प्रोफेसर पंच महाभूत के बारे में बात कर रहा है, दोष के बारे में बात कर रहा है, धातु के बारे में बात कर रहा है, मल के बारे में बात कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखो, आप जब कॉलेज में जाएंगे
तो कोई भी प्रोफेसर आपको ये नहीं बताएगा दोष क्या होता है, धातु क्या होता है, बल क्या होता है ना। डायरेक्ट वो जो भी आपका सिलेबस है उसको उठाएंगे, है ना, आपका जो भी टॉपिक रहेगा उसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आप जब यहाँ पर आयुर्वेदा कोचिंग इंस्टीट्यूट में आए हैं तो यहाँ पर मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हूँ। आपने भी देखा होगा, सबसे पहले मैंने आपको आयुर्वेद का मतलब बताया। अगर आपको आयुर्वेद का मतलब नहीं पता होगा तो आपका आयुर्वेद का स्टूडेंट होने का क्या मतलब फिर। तो आपको आयुर्वेद के बारे में पता होना चाहिए, आयुर्वेद का जो बेसिक है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोष, धातु, मल, इसके अलावा अग्नि, ये चार जो है वो क्या है, मूलभूत सिद्धांत आयुर्वेद का, है ना। और इन्हीं के इर्द इर्द गिर्द क्या होती है, आयुर्वेद की चिकित्सा क्या रहती है, डिपेंड है। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो आप जब कॉलेज जाएंगे तो आपका पंच महाभूत का जो कॉन्सेप्ट है, दोष का जो कॉन्सेप्ट है, धातु का जो कॉन्सेप्ट है, वो पूरा क्लियर हो जाएगा अगर आप इस लेक्चर को एंड तक देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन लेकर आया हूँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था आयुर्वेद क्या होता है, द साइंस विच डील्स विद द नॉलेज ऑफ लाइफ, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि आयुर्वेद जो है, जैसे कि बाकी चिकित्सा पद्धति जो होती है वो क्या करती है, अगर आपको मान लो किसी न किसी प्रकार की कोई डिसीज हो गई है, अगर आपको किसी न किसी प्रकार का कोई रोग हो गया है, तो बाकी चिकित्सा पद्धति जो होती है वो क्या करती है, आपके रोगों को दूर करती है। लेकिन अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद का मतलब क्या होता है, द साइंस ऑफ लाइफ has been practiced in this country from the time immemorial and has stood test of time, ठीक है। यानी कि आपको पता है काफी पुरानी चिकित्सा पद्धति है ना। और ये जो आयुर्वेद है डज नॉट टॉक ओनली अबाउट मेडिसिन, यानी कि सिर्फ मेडिसिन की बात नहीं करती है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर, इसके अलावा आल्सो टेकल्स द होल सब्जेक्ट ऑफ लाइफ इन इट्स वेरियस रेमिफिकेशंस। यानी कि आयुर्वेदा जो है सिर्फ मेडिसिन की बात ही नहीं करती, सिर्फ मेडिसिन की बात नहीं करती है। देखिए अब यहाँ पर देखिए आयुर्वेदा इज नॉट कन्फाइंड टू मेडिसिन ओनली बट ऑल्सो टेकल्स द होल सब्जेक्ट ऑफ लाइफ। यानी कि ये आयु की भी बात करती है, आयु के होल एस्पेक्ट की बात करती है। यानी कि आपकी आयु के लिए क्या हितकर है, आपके आयु के लिए क्या हितकर नहीं है, क्या आपके लिए पथ्य है, तो उस पर भी बात करती है। अगर मान लो आपको रोग हो जाएगा तो रोगों को तो दूर करेगी, लेकिन इसके अलावा आपके लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, क्या पथ्य है, क्या अपत्य है, उस पर भी बात की गई है आयुर्वेद में, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन है ना। मैं धीरे धीरे आयुर्वेदा के बेसिक प्रिंसिपल्स में इंटर करूंगा। अभी बस आप थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं जो बोल रहा हूँ सब सुनते जाइए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो मैं एकदम जड़ से स्टार्ट कर रहा हूँ आयुर्वेदा की, एकदम मूल से बात कर रहे हैं, है ना। आपका मैं बेसिक बना रहा हूँ। जब एक घर बनाते हैं तो आपने भी देखा होगा पहले क्या करते हैं, गड्ढे खोदते हैं और क्या बनाते हैं, कालम, समझते हो कालम, है ना, सरिये की जो कालम बनाते हैं, फिर उसके बाद आइसट दीवार लगती है ना। तो वो बीम जो है, वो बेस जो है, अगर आपका मजबूत होगा तो आप चाहे कितना भी फिर मंजिले खड़ा कर दो उसके ऊपर, है ना। तो वैसे ही मैं आपका एक बेस बना रहा हूँ, आयुर्वेदा का बेस आपका मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बना रहेगा, तो आप आयुर्वेदा में काफी अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो आप बस मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनते जाइए। तो मैंने आपको क्या बोला कि आयुर्वेदा जो होता है वो सिर्फ मेडिसिन की बात नहीं करता है, इट ऑल्सो टॉक अबाउट द आपके लिए क्या हितकर है और क्या हितकर नहीं है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। क्योंकि आयुर्वेद का मतलब क्या है, द साइंस ऑफ लाइफ, यानी कि जो आयु से रिलेटेड सारी चीजों की बात करें उसे हम क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं, ठीक। चलिए तो आप देखिए यहाँ पर द पर्पस ऑफ लाइफ। अब देखो अब यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया है कि किसी भी मनुष्य का क्या पर्पस है, मनुष्य का क्या पर्पस है, ठीक है। यानी कि मनुष्य का प्रयोजन क्या है, पर्पस मतलब प्रयोजन, ठीक है। यानी कि आपका जन्म हुआ है ना, आपका जन्म हुआ तो मेरे को बताइए आपके जन्म का क्या प्रयोजन है। तो हर एक व्यक्ति का एक ही प्रयोजन है, वो क्या है, वो मोक्ष की प्राप्ति। वो क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। वो क्या है, वो दुखों का निवारण। वो क्या हो जाएगा, दुखों का निवारण। अरे कौन डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैंने क्या बोला, हर एक मनुष्य का जो मेन एम क्या है,
वो क्या है, मोक्ष की प्राप्ति या दुखों से निवारण, या क्या है, दुखों से निवारण। तो आप पूर्ण पूर्ण दुखों से निवृत्त कब हो जाएंगे, जब आपको क्या हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये तो मोक्ष तो एकदम लास्ट एक्सपेक्ट है, मतलब लेकिन इससे पहले पहले अगर मतलब आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो इससे पहले पहले 3 चीज और आते हैं। तो इन चारों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, पुरुषार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब आयुर्वेद में किसकी बात की गई है, आयुर्वेद में पुरुषार्थ चतुष्टय की बात की गई है, पुरुषार्थ चतुष्टय की बात की गई है, ठीक है। जिसमें क्या आता है, जिसमें एक तो धर्म आता है ना, धर्म, दूसरा क्या हो जाएगा, अर्थ आ जाएगा, है ना, तीसरा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, और चौथा क्या हो जाएगा, लास्ट में आपका मोक्ष हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये चार पुरुषार्थ को पाने का मनुष्य का क्या है, मेन प्रयोजन है, ठीक है। और इन 4 पुरुषार्थों में जो लास्ट जो पुरुषार्थ है वो क्या है, आपका मोक्ष है। और आपको मोक्ष की प्राप्ति कब होगी, अगर आप क्या करेंगे, धर्म पूर्वक अर्थ को कमाएंगे, अगर आप क्या करेंगे, धर्म पूर्वक काम को करेंगे, यानी कि आपकी इच्छाओं को पूरी करेंगे, तो आपको फिर क्या हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ का मतलब आप धन मान लीजिए, ठीक है, या धन से जितनी भी चीजें आप क्या करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, अर्थ में आ जाएगी। काम का मतलब आप सबकी क्या हो जाएगी, इच्छाएं, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हैं, धर्म पूर्वक धन को कमाते हैं, अगर आप धर्म पूर्वक आपकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, तो आपको फिर अल्टीमेट क्या हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और अल्टीमेट एम क्या है मनुष्य का, मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन देखो कई सारे लोगों के पास क्या होता है, अर्थ भी होता है, काम भी होता है, यानी कि वो उनके पास खूब सारा धन है ना, अपनी इच्छाओं को भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन अगर वो धर्म पूर्वक नहीं कमाया गया आपका धन है, मतलब आप अगर धर्म पूर्वक अर्थ को नहीं कमाते हैं, धर्म पूर्वक अगर आप काम को नहीं करते हैं, तो आपको फिर इसकी तो प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन इसकी प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, आप चाहते हैं कि मेरा पुनर्जन्म नहीं हो, मनुष्य का पुनर्जन्म क्यों होता है, हो सकता है इस जन्म में उसने धर्मपूर्वक काम नहीं किया हो, तो उसको मुक्ति नहीं मिलती है ना, और मुक्ति पाने के लिए फिर वापस क्या करना पड़ता है, पुनर्जन्म लेना पड़ता है। तो आयुर्वेद ये बोलता है कि मनुष्य के ये 4 पुरुषार्थ, यानी कि मनुष्य के जन्म के प्रयोजन जो है वो क्या है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगर कोई मनुष्य धर्म पूर्वक क्या करता है, काम को करता है, और धर्म पूर्वक अर्थ को कमाता है, धर्म पूर्वक काम को करता है, तो उसको अल्टीमेट क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप धर्म पूर्वक अर्थ को नहीं कमाते, अर्थ को कमा लेंगे, काम को भी कमा लेंगे, लेकिन अगर वो धर्म पूर्वक नहीं है, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मनुष्य की लाइफ का मेन 4 पर्पस है, वो क्या है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। अगर आप धर्म पूर्वक अर्थ को कमाते हैं, धर्म पूर्वक अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं, तो आपको फिर क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप ब्लैक मनी वाला पैसा कमा रहे हो, है ना, अगर आप क्या कर रहे हो, ब्लैक मनी वाला पैसा कमा रहे हो, तो आपके पास अर्थ तो रहेगा, आपकी इच्छाएं भी पूरी होगी, लेकिन आपका मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, आपका पुनर्जन्म हो जाएगा, हो सकता है आपको अगले जन्म में फिर इस चीज का फल भुगतना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि मनुष्य के क्या बताए गए हैं, 4 ही पुरुषार्थ है ना। अब देखिए यहाँ पर वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। अभी देखो ये हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा ना, इसलिए मैं सारी चीज बता रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर द पर्पस ऑफ लाइफ इज 4-fold टू अचीव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी कि मनुष्य के 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। अगर आप धर्म पूर्वक अर्थ को कमाएंगे, धर्म पूर्वक काम को कमाएंगे, तो आपको क्या हो जाएगी, अल्टीमेट मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और मोक्ष की प्राप्ति मतलब आप क्या हो जाएंगे, दुख से निवृत्त हो जाएंगे, ठीक है। तो मनुष्य के अल्टीमेट एम जो है वो क्या है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इन ऑर्डर टू अटेन सक्सेस इन दिस 4-fold ऑफ लाइफ, दिस इज एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ नॉट ओनली इन डिसीज फ्री स्टेट बट ऑल्सो इन अ पॉजिटिवली हेल्थी स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। और अगर आप इन 4 पुरुषार्थों को कमाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप इन 4 पुरुषार्थों को अटेन करना चाहते हैं सक्सेसफुली, तो आपको क्या करना है, इट इज एसेंशियल टू मेंटेन द लाइफ नॉट ओनली डिसीज फ्री। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको कोई डिसीज नहीं है, आप एकदम हेल्दी हो, इसका मतलब ये नहीं है। आप डिसीज फ्री तो होना चाहिए, लेकिन साथ में
बट ऑल्सो इन अ पॉजिटिवली हेल्दी स्टेट ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। मतलब आपका शरीर भी आप शरीर से भी शुद्ध होना चाहिए, मन से भी शुद्ध होना चाहिए, आत्मा से भी क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तभी आपको क्या होगा, इस धर्म अर्थ और काम की धर्म अर्थ काम और लास्ट में क्या हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। तो इन चार पुरुषार्थों में ये धर्म जो है यही क्या है, आपका साधन है। मतलब धर्म से ही आपको क्या होगा, अर्थ की प्राप्ति होगी, धर्म से ही आपको क्या होगा, काम की प्राप्ति होगी, और धर्म से ही अगर आपको क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, है ना। अगर आप धर्म पूर्वक काम नहीं करते तो अर्थ तो मिल जाएगा, काम तो मिल जाएगा, लेकिन ये चौथा जो पुरुषार्थ है इसकी प्राप्ति नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, धर्म अर्थ काम, मतलब धर्म पूर्वक की अर्थ को, धर्म पूर्वक काम को ही करना है, तभी आपको क्या होगा, लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो मनुष्य का प्रयोजन क्या है, इन ये पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यानी कि इसको ही क्या करना है, अटेन करना है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही अटेन नहीं होगा, इसको अगर आपको अटेन करना है, आप अगर डिसीज फ्री है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये पुरुषार्थ मिल गया है। आपको बॉडी से भी, माइंड से भी और स्पिरिट से भी, आत्मा से भी क्या करना है, पॉजिटिवली हेल्थी स्टेट में रहना है। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखिए, द बेसिक फंडामेंटल ऑफ दिस साइंस ऑफ लाइफ आर टू बी अंडरस्टूड and truly implemented to achieve the target of promotion of health in its true sense। ठीक है, एंड कंप्लीट क्योर फ्रॉम द डिसीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला कि आपको जो आयुर्वेदा के बेसिक फंडामेंटल्स वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप रियल में हेल्दी रहना चाहते हैं, आयुर्वेद में आपको हेल्थ की डेफिनेशन, आयुर्वेद में आपको स्वस्थ की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, स्वस्थ की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। आप सभी को पता है WHO स्वस्थ की डेफिनेशन कैसे बताता है, अकॉर्डिंग टू WHO क्या बोलता है कि अगर कोई पर्सन हेल्दी कब है हेल्दी, अगर वो मेंटली, अगर वो फिजिकली, है ना, फिजिकली as well as mentally as well as socially, as well as क्या हो जाएगा, as well as socially। अगर कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेल्दी बोलेंगे कि वो पर्सन क्या हेल्दी है। ठीक है, वैसे ही आयुर्वेद ने इस चीज को पहले ही बता दिया था एक श्लोक के थ्रू। आयुर्वेद क्या बोलता है, आयुर्वेद ये बोलता है शम दोषः शम अग्निश्च, शम दोषः शम अग्निश्च सम धातु मलक्रियः, सम धातु मल क्रियः प्रसन्न आत्म इंद्रिया, प्रसन्न आत्म इंद्रियः, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिद्यते, ठीक है। तो आयुर्वेद ये बोलता है सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिद्यते। यानी कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद अगर आपके दोष किसमें, बैलेंस कंडीशन में, सम कंडीशन में, है ना, अग्नि बैलेंस कंडीशन में, सम कंडीशन में है, धातु और मल ये क्या है, बैलेंस कंडीशन में, और साथ में आत्म इंद्रिया और मन ये क्या है, प्रसन्न है, तो आप क्या कहे जाएंगे, आप स्वस्थ कहे जाएंगे। तो ये जो रियल मीनिंग है, दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ स्वस्थ, दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ हेल्थ। अगर आप ये रियल मीनिंग ऑफ हेल्थ को अटेंड करना चाहते हैं तो आपको क्या होना चाहिए, आपको आयुर्वेद के बेसिक फंडामेंटल्स की नॉलेज होना चाहिए, है ना। जैसा WHO ने बताया था वैसे आयुर्वेद ने पहले ही बता दिया था, सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रियः, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, फिजिकली फिट बोल सकते हैं। और आगे क्या बोला, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिद्यते। तो ये जो आत्म इंद्रिय मनः जो है इसको आप मेंटली बोल सकते हैं। तो कोई पर्सन को आप हेल्दी कब बोलेंगे, वो फिजिकली एज वेल एज मेंटली एज वेल एज सोशली फिट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो हेल्दी है। ठीक है, वैसे आयुर्वेद क्या बोलते हैं, सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रियः प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिद्यते। यानी कि कोई व्यक्ति की जो दोष है वो सम मात्रा में, अग्नि सम मात्रा में, धातु सम मात्रा में, मल सम मात्रा में है ना, साथ में उसकी आत्मा इंद्रिय और मन ये भी क्या है, प्रसन्न है, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति हेल्दी कहलाएगा। ठीक है, और
और अगर आप ये सारी चीजें, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको फिर आयुर्वेद के बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में पता होना चाहिए। आयुर्वेद के बेसिक फंडामेंटल्स यानी कि बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, दोष हो जाएगा, धातु हो जाएगी, मल हो जाएगी, अग्नि हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं सम दोष सम अग्नि से सम धातु मल क्रिय, और दिस इज व्हाट, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद। आपको अगर सम मात्रा में दोष को रखना है, सम मात्रा में अग्नि को रखना है, सम मात्रा में धातु को रखना है, सम मात्रा में मल को रखना है, साथ में आपकी आत्मा, इंद्रिय और मन को, इनको भी प्रसन्न रखना है, तो आपको फिर क्या होना चाहिए, इनकी डिटेल नॉलेज होना चाहिए। आपको दोष की नॉलेज होना चाहिए, अग्नि की नॉलेज होना चाहिए, धातु की नॉलेज होना चाहिए, मल की नॉलेज होना चाहिए। आखिरकार ये होते क्या है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आखिरकार इनको आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर इनके बारे में आपको पता हो जाएगा तो आप कैसे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, है ना। और हेल्दी रहने के लिए इनके बारे में आपको सारी चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ द साइंस ऑफ लाइफ आर टू बी अंडरस्टूड थ्रूली and implemented to achieve the target of promotion of health in its true sense. ट्रू सेंस क्या है, सम दोष सम अग्नि से सम धातु मल क्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिद्यते। दिस इज व्हाट, दिस इज द ट्रू सेंस ऑफ हेल्थ। तो अगर आप रियल में हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स, आयुर्वेद के बेसिक फंडामेंटल्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी एकदम बेसिक्स से रिलेटेड बात कर रहा हूं, ठीक है। हो सकता है कई लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, हो सकता है कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हूं, एकदम आयुर्वेद की जड़ से स्टार्ट किया हूं, ठीक है। आपको मैंने आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हेल्दी का मतलब भी समझाया कि हेल्थ का मतलब क्या होता है, ठीक है। साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि आपका प्रयोजन क्या है ना। तो मनुष्य का प्रयोजन क्या है, मोक्ष की प्राप्ति, है ना। और मोक्ष, लेकिन मोक्ष से पहले भी कुछ चीजें आती है जो क्या है, धर्म अर्थ काम। अगर आप धर्म पूर्वक अर्थ कमाएंगे, धर्म पूर्वक काम करेंगे, है ना, तभी आपको क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। यानी कि धर्म जो है वो क्या है, साधन है, बाकी सब क्या है, साध्य है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने बोला कि अगर आप रियल मीनिंग में, रियल सेंस में अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको क्या होना चाहिए, आपको आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स की नॉलेज होना चाहिए, है ना। और आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, तो देखिए यहाँ पर अब हम चैप्टर में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, दोष, धातु, मल, अग्नि, दिस ऑल आर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा। मैंने आपको एक लाइन पहले बताई थी, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, यानी कि दोष धातु मल ये तीनों क्या है, शरीर के जड़ है, शरीर के क्या है, मूल है। इन पर ही शरीर पूरा अपना टिका हुआ है, ठीक है। अगर ये बैलेंस कंडीशन में रहेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, अगर ये अनबैलेंस्ड हो जाएंगे तो आपको किसी न किसी प्रकार का क्या होगा, रोग होगा, ठीक है। दिस ऑल आर द बेसिक फंडामेंटल्स। तो चलिए हम धीरे धीरे इनको समझते हैं कि दोष क्या होता है, धातु क्या होता है, मल क्या होता है, ठीक। चलिए तो आइए आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोला, नोइंग आयुर्वेदा प्रिंसिपल्स, हम जान रहे क्या होता है। देखिए तो अब बेसिक फंडामेंटल्स को चालू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आयुर्वेद में जब आप इंटर करेंगे तो आप एक चीज सुनेंगे कि इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वो कैसी है, पंच महाभौतिक है। यानी कि जैसे कि आप मेरे को देख रहे हो, है ना, आप खुद, ये पेन, ये रिमोट, मतलब जितनी भी चीजें आपके आसपास, इंक्लूडिंग ह्यूमन बॉडी, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी भी चीजें हैं इस संसार में वो किससे बनी हुई है, वो पंच महाभूत से बनी हुई है। और ये कौन बोलता है, ये सांख्य दर्शन बोलता है। सांख्य दर्शन ने एक थ्योरी दी थी, क्रिएशन, थ्योरी ऑफ क्रिएशन, यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है ये सांख्य दर्शन ने बताया है। तो सांख्य दर्शन ने इस थ्योरी के थ्रू ये बताया कि सारी चीजें जो है वो किससे बनी हुई है, वो पंच महाभूत से बनी हुई है। देखिए आप यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा बेस्ड ऑन सांख्य फिलोसॉफी ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। तो आयुर्वेदा के जो हम बेसिक फंडामेंटल, जो बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, दोष, धातु, मल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सब किस पर बेस्ड है, दिस ऑल आर बेस्ड ऑन द सांख्य फिलोसॉफी ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। यानी कि ये संसार जो है, ये संसार की कैसे उत्पत्ति हुई है, ये किसने बताया, सांख्य फिलोसॉफी ने बताया। और इसी कॉन्सेप्ट पर आपका बेसिक प्रिंसिपल जो आयुर्वेदा का वो बेस्ड है।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसॉफी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सारी चीजें जो है इस संसार के किससे बनी हुई है, पंच महाभूतों से बनी हुई है। तो आप देखें यहाँ पर क्या बोलता है, द ह्यूमन बॉडी एज वेल एज लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स इन दिस यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, यानी कि इस संसार की सारी चीजें किससे बनी हुई है, पंच महाभूतों से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, पंच महाभूतों से बनी हुई है। अब ये पंच महाभूत आप याद कर लीजिए, बार बार आपको ये देखने को मिलेगा आयुर्वेद में, है ना। तो मैंने क्या बोला, सांख्य दर्शन अपनी षष्ठी उत्पत्ति क्रम बताते हैं, इस थ्योरी को बताते हैं और ये बोलते हैं कि संसार में सारी चीजें किससे बनी हुई है, पंच महाभूतों से बनी हुई है। तो पंच महाभूत क्या क्या है, आकाश, आकाश है ना, वायु, तेज, तेज मतलब अग्नि हो जाएगा, आपका मतलब क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, और पृथ्वी, है ना। क्या हो जाएगा, याद कर लो आप इसको, क्या हो जाएगा, आकाश हो गया, है ना, आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल, पांचवा पृथ्वी। यानी कि इस संसार की सारी चीजें किससे बनी हुई है, पंच महाभूतों से बनी हुई है। ठीक है, तो चलिए अब इसको मैं आपको विजुलाइज कराता हूं। करना है विजुलाइज, करें, इसको हम विजुलाइज करते हैं। ठीक है, चलो करते हैं, इसको हम विजुलाइज करते हैं कि कैसे सांख्य दर्शन ने बोल दिया कि सारी चीजें पंच महाभूतों से बनी हुई है। तो हम इस चीज को विजुलाइज करने के लिए सांख्य दर्शन ने जो षष्ठी उत्पत्ति क्रम बताया है उस पर हम जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो उसके लिए मैं आपको कहां पर ले जाता हूँ, नोट्स पर ले जाता हूँ। नोट्स पर आइए आप, वहां पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सांख्य दर्शन ने बोल दिया कि इस संसार की सारी चीजें पंच महाभूतों से बनी हुई है। चलिए एक बार मैं चेक कर लूं कैमरा चल रहा कि नहीं। ठीक है, अरे कभी कभी क्या बंद हो जाता है। देखिए, अब चलो अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, षष्ठी उत्पत्ति क्रम आपको बताऊंगा, यहाँ पर कुछ चीजें ऐसे आएगी, कुछ वर्ड ऐसे आएंगे जो आपको अभी नहीं पता होगा, है ना। तो उस पर आप मत फोकस कीजिए, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कैसे संसार की सारी चीजें पंच महाभूतों से बनी हुई है। तो आप उस पर मत फोकस कीजिए कि अव्यक्त क्या होता है। यहाँ पर ऐसे कुछ वर्ड लिखूंगा, अव्यक्त हो गया, महत हो गया, है ना, अहंकार हो गया, एकादश इंद्रिया, पंच तन्मात्राएं, ऐसे में शब्द लिखूंगा, तो उस पर आप फोकस मत करना, है ना, उस पर आप फोकस मत करना। आप तो बस इस पर फोकस करो कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे संसार की सारी चीजें पंच महाभूत से बनी हुई है। क्योंकि देखो, यहाँ पर अगर आप आयुर्वेदा विंग कोचिंग इंस्टीट्यूट में आए हैं तो आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं, है ना। देखना, आप जब कॉलेज में जाएंगे ना तो आपका बेस एकदम बन जाएगा पूरा, मतलब मजा आ जाएगा आपको जब आपके टीचर पंच महाभूत के बारे में बात करेंगे, दोष के बारे में बात करेंगे, धातु के बारे में बात करेंगे, आपका एक बेस यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ने अभी तक कोर्स में इनरोल नहीं किया है, फटाफट आप आयुर्वेदा विंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा सुश्रुत 2.0। आप जैसे ऐप को डाउनलोड करेंगे, आप कोर्स में फटाफट इनरोल कर लीजिए। ठीक है, वहां पर इसी तरह से मैं कॉन्सेप्ट की सारी चीजें आपको पढ़ाता हूँ, वहां पर आपको लेक्चर के नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो आप देरी मत कीजिए, है ना, कॉलेज स्टार्ट भी नहीं हुए, उससे पहले ही अपना बेस को बना लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे कैसे सांख्य दर्शन ने बोल दिया कि संसार की सारी चीजें पंच महाभूत से बनी हुई है। तो उसके लिए आप सांख्य दर्शन के अनुसार षष्ठी उत्पत्ति क्रम देखिए। अब वो मैं कब बताऊंगा डिटेल में, जब हम पदार्थ विज्ञान में दर्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी आप बस वर्ड से मत ध्यान दीजिए, मैं आपको सिर्फ वो विजुलाइज करना चाहता हूँ कि कैसे पंच महाभूत से बनी हुई है। ठीक है, चलिए, तो देखिए, आप सांख्य दर्शन ये बोलता है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति जो होती है वो किससे हुई है, प्रकृति से हुई है। किससे हुई है, किससे हुई है, प्रकृति से हुई है ना। ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा, ये किससे, प्रकृति, है ना। जब इस प्रकृति पर, यानी कि प्रकृति क्या मूल प्रकृति है, इससे ही क्या हुआ है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकृति पर जब क्या होता है, पुरुष अपना प्रकाश डालता है। अभी पुरुष क्या होता है, प्रकृति क्या होता है, अभी इस पर ध्यान मत दो, है ना, मैं फटाफट इसको कवर करता हूँ, अभी आप क्रम को देखिए। तो इस प्रकृति पर जब पुरुष अपना प्रकाश डालता है तो फिर इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, प्रकृति से फिर क्या बनता है, यहाँ पर महत तत्व बनता है। ठीक है, महत से क्या बनता है, अहंकार बनता है। क्या बनता है, अहंकार बनता है। ठीक है, अहंकार बनता है। अहंकार को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, अहंकार को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। ठीक है, अहंकार को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है ना। सबसे पहले क्या जाएगा, सात्विक, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सात्विक, है ना, सात्विक अहंकार, सात्विक अहंकार। ठीक है, दूसरा क्या जाएगा, राजसिक अहंकार,
और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा तामसिक अहंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तामसिक अहंकार। तो सात्विक और राजसिक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सात्विक और राजसिक दोनों मिलकर एकादश इंद्रिया बनाते हैं, 11 इंद्रिया बनाते हैं। 11 इंद्रिया में क्या क्या हो जाएगा, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया और 1 उभय इंद्रिया। इस पर आप ध्यान मत दो, जो 23 बैच का स्टूडेंट इस लेक्चर को देख रहा है उसको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो 24 बैच का है तो उसकी लिए सेकंड क्लास है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, टेंशन मत लो, सब आ जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कैसे पंच महाभूत से बनी हुई है, क्योंकि आप जैसे जाएंगे ना कॉलेज में आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा, ये लाइन देखने को मिलेगी कि संसार की सारी चीजें पंच महाभूत से बनी हुई है, लेकिन टीचर ये नहीं बताएगा कैसे, बताएगा और की बाद में बताएगा, लेकिन मैं तो आपका जड़ एकदम मजबूत करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए। तो एकादश इंद्रिया है ना, फिर राजसिक और तामसिक, इससे क्या बनता है, इससे पंच तन्मात्राएं बनती है। पंच तन्मात्राएं में क्या जाता है, पंच तन्मात्राएं में शब्द है ना, शब्द स्पर्श रूप, शब्द स्पर्श रूप है ना, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये क्या होते हैं, पंच तन्मात्राएं। और इन पंच तन्मात्राओं से क्या होता है, पंच महाभूत बनते हैं। शब्द से क्या बनता है, आकाश महाभूत बनता है ना। स्पर्श से क्या बनता है, वायु महाभूत बनता है। रूप से क्या बनता है, तेज यानी कि अग्नि महाभूत बनता है। रस से जल महाभूत की उत्पत्ति होती है और गंध से पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो लास्ट तत्व जो है सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग षष्ठी उत्पत्ति क्रम में जो आखिरी तत्व है वो क्या है, वो महाभूत है। वो क्या है, वो महाभूत है ना। आप देखते हैं ना कि आपने भी देखा होगा अकॉर्डिंग टू साइंस तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो क्या, एटम है। तो वैसे ही सांख्य दर्शन ये बोलता है कि षष्ठी उत्पत्ति क्रम में जो आखिरी तत्व वो क्या है, ये पंच महाभूत है। और यही पंच महाभूत क्या करते हैं, संसार की सारी चीजें बनाते हैं। हम तुम इस जितनी भी चीजें वो किससे बनी हुई है, इन पंच महाभूतों से ही बनी हुई है ना। इन पंच महाभूत से आचार्य चरक क्या बोलते हैं, आचार्य चरक कुछ इस प्रकार से बोलते हैं कि आकाश जो होता है ये कैसा है, निष्क्रिय है, यानी कि नॉन फंक्शनल है ना, नॉन फंक्शनल है। पृथ्वी जो है ये भी कैसी निष्क्रिय है, मतलब ये भी क्या है, नॉन फंक्शनल है। और आकाश से हमारी बॉडी का जितना भी खोखला जो चीजें होती है ना, जितने भी स्पेस वाली चीजें होती है, खोखली चीजें होती है, वो आकाश से बनी हुई है। और हमारा जो स्थूल शरीर जो आपको दिखाई दे रहा है, जो ठोस पदार्थ आपको जो सामने दिखाई दे रहा है, ये वाला शरीर जो है वो पृथ्वी से बना हुआ है। ठीक है, और बाकी के ये जो 3 महाभूत जो होते हैं ये कैसे होते हैं, क्रियाशील होते हैं। और वायु जो होती है वात दोष बनाती है, तेज से क्या होता है, पित्त दोष की उत्पत्ति होती है, और जल से क्या होता है, कफ दोष की उत्पत्ति होती है। और यही तीनों दोष जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये 3 तत्व क्रियाशील होते हैं। वायु वात को बनाता है, तेज पित्त को बनाता है, जल कफ को बनाता है। और ये जो होते हैं वात पित्त कफ, दिस आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी की जितनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, हमारी बॉडी में जितने भी कार्य होते हैं, तो उसको करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वात पित्त कफ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि अगर मैं वात की बात करता हूँ, हमारी बॉडी में जितनी भी गमन क्रियाएं होती है ना, जितनी भी गतिविधियां होती है, जितनी भी संवेदनाएं होती है, तो वो सब किससे होती है, वात दोष के कारण होती है। और वात पित्त कफ में भी अगर देखें तो वात दोष क्या है, क्रियाशील है ना, मतलब सॉरी गमनशील है ना, मतलब जो गमन करता है वो वात दोष है। कफ और पित्त जो होते गमन नहीं करते, तो वात क्या करता है, पित्त और कफ की क्या करता है, गति कराता है। ठीक है, तो वात से हमारी बॉडी में जितनी भी गतिविधियां होती है वो सब होती है ना। पित्त से क्या होता है, जितनी भी रासायनिक क्रिया होती है, जितने भी दाह कर्म होते हैं, जितने भी पाचन कर्म होते हैं, तो वो सब किससे होते हैं, पित्त के द्वारा होते हैं। ठीक है, और कफ हमारी बॉडी में स्निग्धता लाता है, हमारी बॉडी में दृढ़ता लाता है, हमारी बॉडी में स्थिरता लाता है। ठीक है, तो ये वात पित्त कफ जो होते हैं ये क्या है, दिस आर द फिजियोलॉजिकल, मतलब हमारी बॉडी में जितने फिजियोलॉजी फंक्शन होते हैं वो ये 3 ही कराते हैं। अगर मान लो आपको किसी न किसी प्रकार का रोग हो गया है, इसका मतलब है कि इन तीनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई है। अगर ये बैलेंस कंडीशन में रहेंगे तो इसका मतलब हम क्या स्वस्थ है। अगर इनका क्या हो जाएगा, अनबैलेंसिंग हो जाती है ना, अगर ये ऊपर नीचे हो जाते हैं, अगर मान लो इन तीनों में से किसी की वृद्धि या क्षय हो जाती है, तो हमको फिर क्या होता है, किसी न किसी प्रकार का रोग हो गया है। ठीक है, अगर मान लो आपको रोग हो गया तो इसका मतलब आप समझ जाना आयुर्वेद के अनुसार इन तीनों में से किसी ने एक में क्या हो गई, गड़बड़ी हो गई है। ठीक है, तो हमको फिर क्या करना है, तो आयुर्वेदा की चिकित्सा में क्या करते हैं, हम इन दोषों को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। हम ऐसा आहार विहार देते हैं पेशेंट्स को, है ना, हम उसको ऐसे लाइफ स्टाइल फॉलो करने को बोलते हैं जिससे उसका जो भी गड़बड़ हुआ है, जिस भी दोष में क्या होगी, क्षय वृद्धि हुई है, वो क्या हो जाए, बैलेंस कंडीशन में आ जाए।
अगर ये वापस अपनी बैलेंस कंडीशन में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वापस से अगर बैलेंस कंडीशन में आ जाएंगे तो वो वापस क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि संसार की सारी चीजें किससे बनी, पंच महाभूतों से बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं हमारी पूरा शरीर जो है वो भी किससे बना हुआ है, पंच महाभूतों से बना हुआ है। हमारे शरीर की खोखली चीजें आकाश से बनी हुई है, स्थूल शरीर पृथ्वी से बना हुआ है, बाकी जितने भी जो फंक्शनल वाली चीजें होती है हमारी बॉडी को जो चला रही है ना, तो वो सब वायु, तेज और जल से बने हुए हैं, है ना। वायु से वात, तेज से पित्त, जल से कफ। ऐसे ही हमारी बॉडी की जो धातुएं होती है वो भी किससे बनी हुई है, पंच महाभूतों से बनी हुई है। ऐसे ही हमारी बॉडी के जो मल होते हैं वो भी किससे बने हुए हैं, पंच महाभूतों से बने हुए हैं। ठीक है, यानी कि सारी चीजें किससे बनी हुई है, पंच महाभूत से बनी हुई है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब हम वापस हमारे नोट्स पर आते हैं। ठीक अब हम वापस नोट्स पर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए आप यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि सांख्य फिलोसॉफी ये बोलती है कि संसार की सारी चीजें किससे बनी हुई है, 5 बेसिक एलिमेंट्स बनी हुई है। और ये 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या है, पंच महाभूत, आकाश, वायु, तेज, आप और पृथ्वी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आप यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनके कॉम्बिनेशन से ही किनके कॉम्बिनेशन से, पंच महाभूतों के कॉम्बिनेशन से ही दोषों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अगर हम अष्टांग संग्रह के अनुसार देखें तो अष्टांग संग्रह में ये बोला गया है कि आपका ये जो आकाश है ना, आकाश और वायु, ये दो महाभूत मिलकर क्या बनाते हैं, वात दोष बनाते हैं। ठीक है, वही फिर उसके बाद बात करते हैं अपन पित्त। तो पित्त जो होता है किससे बनता है, ये आपका तेज महाभूत से बनता है। वही अगर हम बात करें जल और पृथ्वी, है ना, तो जल और पृथ्वी ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कफ बनाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने बोला कि ये 5 बेसिक एलिमेंट ही क्या करते हैं, दोषों को उत्पत्ति करते हैं, है ना, यानी कि इनके कॉम्बिनेशन से क्या होते हैं, ये दोष बनते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वात, पित्त, कफ, इनको क्या बोला गया है, इनको दोष बोला गया है। दिस ऑल आर द दोष, इनको क्या बोलते हैं, दोष बोलते हैं, है ना। दुष्यंती इति दोषा, यानी कि हमारे शरीर को जो क्या करते हैं, दूषित करते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें हम दोष कहते हैं। ठीक है, तो वात, पित्त, कफ क्या हो जाएंगे, दोष कहलाते हैं हमारी बॉडी के, है ना। और यही क्या करते हैं, इनसे ही क्या होता है, हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं वो इन्हीं के थ्रू होता है। वात जो होता है गतिविधियां कराता है हमारी बॉडी में जितने भी, जैसे की बात करते हैं रस का बहना, है ना, धातुओं का इधर उधर गमन करना, रक्त आदि का बहना, मतलब जितनी भी गतिविधियां होती है वो सब वात के कारण होती है। जितनी भी रासायनिक क्रिया होती है, पाचन क्रिया होती है, दाह कर्म होते हैं, वो पित्त के कारण होते हैं। हमारी बॉडी में स्थिरता, स्निग्धता, दृढ़ता, वो कफ के कारण होता है। कफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, तो सबके अलग अलग कार्य हैं और सारे कार्य हमारे बॉडी के इन तीनों के कारण ही होते हैं। देखिए आप यहाँ पर ऑल फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन आर गवर्न बाय दिस 3 दोषास, मतलब यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ये वात पित्त कब हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल फंक्शन कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल फंक्शन कर रहे हैं, तो इन्हें हम दोष क्यों कहते हैं? आपके दिमाग में आया होगा। दोष का मतलब था, आप जानते, दोष का मतलब जो आपको हानि कर रहा है ना, तो इनको फिर दोष क्यों बोला? तो देखिए अब इसका आपको जब हम अष्टांग हृदय का पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर ये बोला गया है कि ये जो दोष है, वात पित्त कफ जो है ना, क्या है, वात पित्त कफ, इनको दोष की संज्ञा दी गई है। बस संज्ञा मतलब इनको सिर्फ नाम दिया गया है। इनको क्या दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ नाम दिया गया है, इनको संज्ञा दी गई है। लेकिन ये क्या है, ये दोष से पहले धातु है, यानी कि हमारे शरीर का क्या करते हैं, धारण, और साथ में क्या करते हैं, ये पोषण करते हैं। इन्हें दोष की संज्ञा दी गई है ना। यानी कि जब ये क्या करते हैं, ये तीनों स्वस्थ रहते हैं तो इन्हें हम क्या करते हैं, धातु कहते हैं। लेकिन जब तीनों क्या होते हैं, दूषित हो जाते हैं, यानी कि इन तीनों की अगर मान लो तीनों में से किसी की वृद्धि अच्छी हो जाती है, तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को विकृत करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में किसी प्रकार का रोग को उत्पन्न करते हैं। तो इसीलिए इन्हें दोष बोला गया है कि दोष की सिर्फ इनको संज्ञा दी गई है, लेकिन दोष से पहले क्या है, धातु है। ठीक है चलिए हम डिटेल में देखो। अभी आप सिर्फ नाम याद रखिए यार, अभी एक कॉन्सेप्ट को समझिए आप, बस धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि दोष जो होते हैं वो किससे बने हुए, पंच महाभूत से बने हुए। धातु जो वो भी किससे बनी हुई है, पंच महाभूतों से बनी हुई है। ठीक है, तो अगला फंडामेंटल एलिमेंट जो है, मतलब बेसिक प्रिंसिपल जो आयुर्वेद का, वो क्या, धातु है। ठीक है, तो दोज आर सिचुएटेड इन दिस 7। अब ये जो दोष होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, हमारी बॉडी में होते हैं। हमारी बॉडी एक प्रकार से क्या है, टिश्यू से बनी हुई है।
सेल, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये टिश्यू जो होते हैं 7 टिश्यू बताए गए हैं, है ना। आयुर्वेद में 7 प्रकार के टिश्यू के बारे में बात की गई, 7 प्रकार के धातु है। धातु का मतलब मॉडर्न में टिश्यू आप मान लो, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और इन्हीं 7 धातुओं में क्या होती है, ये 2 सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो धातुएं कितनी होती है, 7 होती है। याद कर लो, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 क्या है, दिस 7 आर धातु। ये क्या है, धातुएं हैं। और इन्हीं में क्या होते हैं, 2 सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। पर आप नाम याद कर लो, धातु पंचमहाभूत से बनी हुई है। धातु यानी कि जो हमारे शरीर का धारण और पोषण करती है। 7 धातुएं बताई गई है आयुर्वेद में, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ठीक है। चलिए, और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न धातु को हम क्या बोल देते हैं, टिश्यू बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब वही चीज यहाँ पर में, हाँ, 2 धातु आर नरिश्ड बाय, हाँ, अब ये जो 200 धातु जो है ना, इनको नरिशमेंट, इनका जो पोषण होता है वो किससे होता है, एक्सटर्नल फैक्टर से होता है। यानी कि हम जो खाना खाते हैं, हम जो भी द्रव्य लेते हैं, तो वही क्या करती है, इन 200 धातु को क्या करती है, पोषण करती है, ठीक है। हम जो भी आहार विहार लेंगे तो उससे धातु बढ़ेंगे, उससे दोष बढ़ेंगे, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा हम किस महाभूत का आहार ले रहे हैं, है ना। अगर मान लो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, ऐसे आहार का ले रहे हैं जिसमें क्या है, आकाश और वायु महाभूत प्रधान है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी वात की वृद्धि होगी, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, जो भी हम आहार लेते हैं तो उस पर डिपेंड करता है कि किस दोष या किस धातु की वृद्धि होगी, है ना। तो ये जो 200 धातु जो होते हैं किससे नरिश्ड होते हैं, बाय एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और जो भी आप आहार ले रहे हैं उससे दोष का बनना, उससे धातु का बनना, तो आहार से धातु को कन्वर्ट करने में आपको एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और वो एनर्जी क्या है, वो अग्नि है, एक प्रकार से पाचन आप बोल सकते हो उसे आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब आप जो खा रहे हैं, इनटू इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब दोष और धातु, तो उसको कन्वर्ट करने में आपको एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, अग्नि बोलते हैं। 13 प्रकार की अग्नि बताई गई है आयुर्वेद में, 1 जाटर अग्नि, 7 धातु अग्नि, 5 भूत अग्नि, ठीक है। बाय प्रोडक्ट ऑफ द एक्शन ऑफ अग्नि, फिर जब क्या हो जाएगा, अग्नि एक प्रकार से आप मान लो, आपकी भाषा में बोलो तो पाचन बोल दो, ठीक है। कि आप जो भी आहार लेंगे उससे क्या बनेगा, 200 धातु बनेगा। तो आहार को 2 से धातु में कन्वर्ट करने के लिए, रस, रक्त, मांस में, अस्थि, मज्जा, शुक्र में कन्वर्ट करने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो एनर्जी क्या है, आयुर्वेद में उसको अग्नि बोले, एक प्रकार से उसको पाचन मान लो, ठीक है। चलिए, पाचन मतलब जितने भी बेसिक एंजाइम्स जो होते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है, उसको आप ले सकते हो। आपकी भाषा में बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। तो अग्नि जो होती है क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है एक्सटर्नल फैक्टर को इंटरनल इन्वायरमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। और जब ये कन्वर्जन होगा तो साथ में यहाँ पर क्या निकलेंगे, मल निकलेंगे। क्या निकलेंगे, मल निकलेंगे, ठीक है। और यही 4 चीजें जो होती है, इसे क्या माना गया है, बेसिक प्रिंसिपल बताए गए हैं, है ना। किनको किनको, तो हमने दोष पढ़ा, है ना। हमने क्या पढ़ा, हमने धातु पढ़ी। हमने क्या पढ़ा, हमने मल पढ़ा। हमने क्या पढ़ा, हमने अग्नि पढ़ा। एंड दिस ऑल आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। दिस ऑल आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा, है ना। और अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं रियल सेंस में, तो आपको इनका नॉलेज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए नॉलेज, बिकॉज दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल, बिकॉज दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। आगे आप देखिए, आगे आपको यही यहाँ पर श्लोक देखने को मिलेगा, है ना। आगे आपको वही श्लोक देखने को मिलेगा। उससे पहले यहाँ पर देखिए, तो अभी हमने जितने भी चीजें देखी, जितनी भी ऊपर हमने प्रोसेस देखी, तो इन सब की ये जो सारी प्रोसेस जो है वो कहाँ पर होगी, तो वो सारी प्रोसेस जो है क्या होगी, आपके स्रोतस में होगी। स्रोतस को हम बोले तो क्या बोल सकते हैं, बॉडी के चैनल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आपकी बॉडी में जितनी भी चैनल्स होती है वहां पर ये सारी चीजें होगी ना। जितना भी कन्वर्जन है आहार जब लोगे, है ना, तो आहार का किसमें इन 2 धातु में कन्वर्जन होगा, तो वो किसमें होगा, आपकी बॉडी के चैनल्स में होगा। तो एक प्रकार से स्रोतस को भी आप क्या मान सकते हैं, स्रोतस को भी आप मूल सिद्धांत मान सकते हैं, मेन प्रिंसिपल मान सकते हैं, ठीक है। तो द होम्योस्टेसिस ऑफ दिस 2 धातु मल इज कॉल्ड एज हेल्दी स्टेटस एंड डिसइक्विलिब्रियम इज मैनिफेस्टेड इनटू डिसीज स्टेट, वेयरइन अग्नि और बाकी जो एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक की रोल प्ले करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर स्रोतस को भी एक प्रकार से यहाँ पर लिया गया है किसमें, मूल सिद्धांत में। इसलिए आप देखना इस चैप्टर में स्रोतस का भी वर्णन किया गया है।
क्योंकि मैंने स्रोतस जो ऑलरेडी जो पुराने बैच के स्टूडेंट है उनको मैंने स्रोतस डिटेल में पढ़ा दी है, तो मैं आपके लिए स्रोतस की जो सीरीज है वो अपलोड कर दूंगा रचना सीरीज वाले फोल्डर में, ठीक है। तो आप वहां पर स्रोतस पढ़ लेना, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो तो मैंने आपको बोला ना कि अगर आप हेल्दी कंडीशन में रहना चाहते हैं तो आपको दोष धातु मल इनके आपको नॉलेज होना चाहिए। क्यों? बिकॉज दिस ऑल आर द बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, चल रहा है। दिस ऑल आर द बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर दो धातु मल मूलम ही शरीरम, है ना। दो धातु मल मूलम ही क्या है? शरीर है। यानी कि यानी कि दोष को, धातु को और मल को, इन तीनों को शरीर का क्या माना गया है? शरीर का मूल। मूल बोले तो शरीर का क्या बोला गया है? जड़ बोला गया है। अगर ये तीनों क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं, आप हेल्दी होते हैं। अगर इनका डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है तो आपको क्या होती है? किसी न किसी प्रकार का रोग हो जाता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर दो धातु मल शरीर के मूल है। मूल का अर्थ क्या होता है? जड़ है। जिस प्रकार से किसी वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति और उसका विनाश जो होता है उसके मूल पर आधारित होता है, उसी प्रकार से शरीर की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश जो होती है किस पर डिपेंड करती है? दो धातु मल पर डिपेंड करती है ना। अगर मान लो आप ये तीनों क्या होंगे? बैलेंस कंडीशन में होंगे, तब आप हेल्दी कहलाएंगे। अगर इनका डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है तो किसी न किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो मूल का अर्थ उपादान कारण भी है। अब यहाँ पर उपादान कारण क्या होता है? कारण देखो, आयुर्वेद में एक सिद्धांत है कार्य कारण सिद्धांत। आयुर्वेद में एक सिद्धांत है, क्या हो जाएगा? कार्य कारण सिद्धांत। कारण का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज को बनाने में सहायक हो, जो किसी चीज को बनाने में सहायक हो उसे हम क्या कहते हैं? कारण, ठीक है। और कारण से जिसकी उत्पत्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। जैसे कि इसको उदाहरण से देखिए आप, जैसे कि बात करते हैं घड़ा। मिट्टी का घड़ा बनाने में क्या क्या लगता है? एक तो मिट्टी लगती है ना, मिट्टी लगती है। दूसरा डंडा लगता है। तीसरा कुम्हार जो बनाता है उसकी भी आवश्यकता होती है ना। चक्र की आवश्यकता होती है। तो दिस ऑल आर क्या? दिस ऑल आर कारण। दिस ऑल आर क्या? कारण। यानी कि जो किसी चीज को बनाने में सहायक हो, तो ये सारी चीजें घड़े बनाने में सहायक है, तो इनको हम क्या बोल देंगे? इनको हम कारण बोल देंगे, ठीक है। तो मिट्टी जो होता है वो घड़ा का उपादान कारण है। कैसा कारण है? अब कारण तीन प्रकार के होते हैं। एक तो आपका क्या होता है? समवाय कारण, एक असमवाय कारण और तीसरा निमित्त कारण, ठीक है। तो आपका मिट्टी से घड़ा बनाना ये आपका उपादान कारण यानी कि इन दोनों के बीच में क्या होता है? अपृथक संबंध रहता है ना। इन दोनों में अपृथक भाव से क्या होता है? संबंध रहता है। अभी आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपने तो वहां पर क्या कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो मिट्टी से घड़ा बनाना क्या है? मतलब अगर मिट्टी ही नहीं होगी तो आप घड़ा कैसे बना पाओगे, ठीक है। तो मिट्टी और घड़ा इन दोनों को मिलकर तो अपृथक भाव से संबंध रहता है, समवायी संबंध रहता है, समवायी कारण से। यानी कि मिट्टी जो घड़े का समवायी कारण है, ठीक है, और घड़ा क्या हो जाएगा? मिट्टी का कार्य हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं डिटेल में बात नहीं करता, जो 23 बैच के स्टूडेंट उनको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप बस इतना समझ लीजिए, आप सब बाद में समझ में आएगा। तो मूल का अर्थ उपादान कारण से भी लिया गया है, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं, वस्त्र का उपादान कारण धागा है ना, क्योंकि धागे से क्या बनता है? वस्त्र बनता है। और घड़े का उपादान कारण मिट्टी है। उसी प्रकार से शरीर का उपादान कारण क्या है? दो धातु एवं मल है। क्योंकि ऐसा क्यों बोला? क्योंकि इनसे क्या बना हुआ है? आपका शरीर बना हुआ है, ठीक है। अगर ये बैलेंस कंडीशन में रहेगा आपका शरीर बना रहेगा। अगर इनमें जरा भी क्या होगी? एक अनइक्विलिब्रियम होगी, है ना, तो क्या हो जाएगा? आपका शरीर का विनाश हो जाएगा, ठीक है। इनके अभाव में शरीर की स्थिति नहीं रह सकती है, ठीक है। इसीलिए इन्हें उपादान कारण बोला गया, ठीक है। अब देखिए, वही चीज मैं इंग्लिश में भी लेकर आया हूँ। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है उनकी मैंने प्रॉब्लम सोल्व कर दी है। जो मैं हिंदी में नोट देता हूँ वही सेम में इंग्लिश में भी लेकर आता हूँ, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, अब जैसे हमने बोला दो धातु मल मूलम ही शरीरम, दो धातु मल ये तीनों क्या हो गए? शरीर के मूल है। तो जिसमें दोष के बारे में बताया गया, तो दोष की डेफिनेशन बताते हैं। यहाँ पर क्या बोला? दुष्यंति इति दोषाः, यानी कि जो हमारे शरीर को क्या करते हैं? दूषित करते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं? दोष कहते हैं। दोष कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक दोष, मानसिक दोष, ठीक है। शारीरिक दोष में वात पित्त कफ हो जाएगा, मानसिक दोष में रज और तम हो जाएगा, ठीक है। हम डिटेल में पढ़ेंगे त्रिदोष के बारे में, तो वहां पर आपको मैं डिटेल में दोष के बारे में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, धातु की बात करते हैं। 7 धातुएं होती है। धातुओं की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगी आपको आयुर्वेद में। धारणात धातु, यानी कि जो हमारे शरीर का धारण करती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम धातु कहते हैं। ये धातु कितनी होती है? 7 प्रकार की होती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस को मॉडर्न में प्लाज्मा लिम्फोइड टिश्यू बोल देते हैं। रक्त को हिमोपोएटिक टिश्यू बोल देते हैं। मांस को मस्कुलर टिश्यू, मेद को एडिपोज टिश्यू, अस्थि को बोनी टिश्यू, मज्जा को बोन मेरो,
और शुक्र को सेक्स हार्मोन बोला गया है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए यहाँ पर मल, मल किसे बोलते हैं? तो मलिनीकरणान मलः, यानी कि जो हमारे शरीर को क्या करते हैं, मलिन करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, मल करते हैं। और ये मल में क्या हो जाएगा, मूत्र हो जाएगा, स्वेद आ जाएगा, पुरीस हो जाएगा। ठीक है, ये अगर लंबे समय तक हमारी बॉडी में बने रहेंगे, टिके रहेंगे, तो हमको क्या करेंगे, हमारी बॉडी को विकृत करेंगे। इसलिए इनका बार बार विसर्जन होना भी जरूरी है। मतलब जो हमारे शरीर को क्या करते हैं, मलिन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, मल करते हैं। ये ऐसे त्याज्य द्रव्य जो शरीर में समय से अधिक या मात्रा से अधिक रुक जाने के कारण शरीर को क्या करते हैं, मलिन करते हैं। जैसे कि बात करते हैं मूत्र, पुरीस और श्वेत आ जाएगा। ठीक है, प्राकृत अवस्था में रहते हुए दो धातु मल ही, अब देखो जैसे मैंने बोला ना, अगर इनकी क्या होगी, प्राकृत अवस्था रहेगी किसकी, दो धातु मल की, तो क्या करेंगे, शरीर का धारण करते हैं, है ना, और जीवन उपयोगी स्वाभाविक क्रियाओं का संचालन करते हैं। और निष्कर्ष ये है कि दो धातु मल ही शरीर के सभी क्रियाओं की मूल है। यानी कि इनकी बैलेंस, ये तीनों जो चीजें बैलेंस कंडीशन में रहेगी तो हमारा शरीर कैसा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। अगर मान लो इनमें अनबैलेंसिंग हो जाती है तो हमको फिर क्या होता है, किसी न किसी प्रकार का रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि संसार की सारी चीजें किससे बनी हुई है, पंच महाभूतों से बनी हुई है। तो यहाँ पर दोष धातु और मलो की पंच भौतिकता के बारे में बताया गया है। जैसे कि बात करते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार, वात दोष जो है किससे बना हुआ है, वायु से बना हुआ है। पित्त दोष जो है वो अग्नि से बना हुआ है। कफ दोष जो है वो जल से बना हुआ है। मैंने आपको बता दिया जब मैं आपको षष्ठी उत्पत्ति क्रम बता रहा था सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, भाई आप देखिए यहाँ पर आचार्य के अनुसार क्या बोलते हैं, आचार्य आपका जो वात दोष है वो वायु और आकाशीय कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। पित्त जो है वो अग्नि से बना हुआ है। कफ जो जल और पृथ्वी से बना हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि दोष और पंच महाभूत के बीच में संबंध बताइए, तो यही उसका क्या है, संबंध। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर में। ठीक है, चलिए साथ में धातु और पंच महाभूत के बीच में क्या संबंध है वो बताइए, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। मल और पंच महाभूत के बीच में क्या संबंध है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि बात करते हैं रस जो है, तो रस जो है चक्रपाणी के अनुसार किससे, जल महाभूत से उत्पत्ति हुई है। दलहन के अनुसार देखें तो उससे भी जल। रक्त की बात करते हैं अग्नि और जल दोनों, और दलहन की बात करते हैं सिर्फ अग्नि से, है ना। मांस की बात करते हैं तो चक्रपाणी के अनुसार पृथ्वी से। मेद की बात करते हैं जल और पृथ्वी से चक्रपाणी के अनुसार। अस्थि की बात करते हैं पृथ्वी और वायु से। मज्जा की बात करते हैं जल से, और शुक्र की बात करते हैं जल से। वही अगर हम बात करते हैं दलहन के अकॉर्डिंग, मांस की पृथ्वी से हुई है, मेद की जल और पृथ्वी से हुई है, अस्थि की बात करते हैं पृथ्वी वायु अग्नि से हुई है, मज्जा और शुक्र की बात करते हैं जल से हुई है। वही अगर हम बात करते हैं मल और पंच महाभूत के बीच में क्या संबंध है, तो मूत्र जो है वो जल और अग्नि महाभूत से बना हुआ है। पुरीस जो है पृथ्वी अग्नि वायु महाभूत से बना हुआ है। श्वेत जो है वो जल महाभूत से बना हुआ है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। ठीक, चलिए आगे स्रोतस का भी इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा टॉपिक। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा में। तो ये मैंने ऑलरेडी रचना शरीर का जो स्रोतस चैप्टर है वहां पर मैंने आपको पढ़ा दिया है ना। तो जो नए बैच है उनके लिए मैं ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, तब देख लेना स्रोतस वाला चैप्टर। ठीक है, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा जो भी आपका क्रिया शरीर में टॉपिक है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आज हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा वाला जो चैप्टर है वो पूरा एंड हो जाता है। ठीक है, आई होप आप सभी को लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।